Hi everyone, today I am discuss about refraction from spherical surface, refraction at क्या spherical surfaces। क्या होता है spherical surface से रिफ्रैक्शन? हम इससे पहले रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शंस at a spherical surface, a refracting surface which forms a part of sphere, जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फीयर के पार्ट से बना होता है और ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, समझ में आया होगा। ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स, ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो स्फीयर का पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर वहां से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या कंडीशन आती है, इंपोर्टेंट पॉइंट से है आपका। देखिए कोई दो सरफेसेस, दो क्या है मीडियम है, रिफ्लेक्शन के लिए हमें दो मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है। देखो इसको मैं इरेज करता हूं। रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्या चाहिए आपको, सपोज ये क्या है, एक मीडियम ये है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है आपका μ1 है, एक मीडियम ये है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरा क्या है μ2 है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 है। देखो हमें क्या फाइंड करना है, दो मीडियम है, ये सपोज ये एयर है, रेयर की मीडियम की बात कर रहे हैं, दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, स्फेरिकल है। देखिए ये क्या है, स्फेरिकल है भाई, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, स्फेरिकल है। ये क्या है, एक स्फीयर फॉर्म कर रहा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर फॉर्म कर रहा है, ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, ये बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है आपका, पोल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो मीडियम है इसका क्या है आपका μ2 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सपोज क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है आपका C है, जो P से क्या होता है आपका R डिस्टेंस पर होता है, जो P से कितनी डिस्टेंस पर होता है आपका R डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शंस कराने हैं हमें, जो P से R डिस्टेंस पर ये सेंटर है। सपोज पोल से ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, ये पोल है और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये O है। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हम U से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहली वाली बात करते हैं, एक रे हमने यहां से डाली, एक ऑब्जेक्ट है, एक रे यहां पर पड़ी, ये रे इंसिडेंट हुई ऑब्जेक्ट से, इंसिडेंट रे कहलाई। देखो अब यहां पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल क्या होता है, कर्व्ड या स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल जो होता है उसके सेंटर से होकर पास होता है, क्या होता है उसके सेंटर से होकर पास होता है। ठीक है, ये क्या है आपका n है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, इसके सेंटर से होकर पास हुआ है। देखिए ये नॉर्मल है आपका, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद सपोज ये रेयर मीडियम है, ये रेयर है, इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधे, इसको रिफ्रैक्ट होने के बाद टू बेंड्स टुवर्ड्स द, कहां की ओर बेंड्स हो रही है आपकी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जा रही है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको ऐसे बेंड हो रही है, ये ऐसे बेंड हो रही है। ठीक है, जाना इसको ऐसे जाना चाहिए था, रेयर मीडियम है, बेंड्स टुवर्ड्स द, रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड्स टुवर्ड्स द, कहां नॉर्मल की ओर बेंड हो जा रही है। ठीक है, अब दूसरी रे लेते हैं, दूसरी रे अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पोल से होकर जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये ऐसे ही रिटर्न होकर वापस आएगी। दूसरी रे हमने ये ली और ये ऐसे ही रिटर्न, सॉरी ये ऐसे ही क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई, नॉर्मल यही हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस की बात हुई है, सीधे निकल गई आपकी, कैसे सीधे आपकी आगे की ओर निकल गई, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस भी कहते हैं इसको। जहां पर मिल रही है यहां पर क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी, यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। देखो
जिसको हमने आई से डिनोट कर दिया है, इमेज बन रही है जिससे आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये पोल से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, इमेज तक की डिस्टेंस, इसको हम v से डिनोट करते हैं। देखो ये स्फेरिकल मिरर बहुत छोटे से एपर्चर के होते हैं, बहुत स्मॉल लेते हैं, तो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये m पॉइंट है सपोज, इस m से इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसे हमने कहा p डैश कहा, क्या कहा, p डैश कहा। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि यहां से जो इंसिडेंट एंगल था एक है θ1, ये इस एंगल को हमने कहा θ1 और इस एंगल को कहा θ2, इसको छोड़ो, इस एंगल को कहा θ2। भाई ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड एंगल्स। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट पहली रे के साथ ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये क्या बना रहा है आपका बीटा एंगल बना रहा है, और ये क्या बना रहा है आपका गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा रेस क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में टेकन पॉजिटिव लेते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं ये रे क्या है, पैरा एक्सियल है, मींस ये ऑप्टिकल एक्सिस के बहुत नजदीक है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, एपर्चर है, वो बहुत छोटा है, तो इसके पैरेलल होते हैं। ये एंगल θ1 और θ2 बहुत छोटे होंगे। ऑल्सो अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, ये भी क्या होंगे आपके बहुत छोटे होंगे। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल OMC की बात करते हैं। इन ट्रायंगल OMC देखो ये बहुत छोटे हैं, तो P डैश के ऊपर होगा, जो P डैश होगा P के ऊपर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रे क्या है, पैरा एक्सियल है, ये बहुत छोटा सा लेंस सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो P डैश है P एक ही पॉइंट पर होगा, ये ऐसा हम करते आ रहे हैं, ऐसा होता है, बहुत छोटा सा होगा, तो P डैश P के ऊपर होगा। चाहे हम OP कहें चाहे OP डैश कहें, ये इक्वल होंगे, क्योंकि P डैश P के ऊपर ही मान के चलेंगे। ठीक है, ट्रायंगल OMC में, ट्रायंगल OMC में क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल, इस टाइप का ट्रायंगल बना हुआ है, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये थीटा है, θ1 है। तो यहां से इस ट्रायंगल से क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल CMI की बात करते हैं, ट्रायंगल CMI की बात करते हैं, इन ट्रायंगल CMI, ये इस टाइप का ट्रायंगल बना हुआ है जी। ये अल्फा है, ये θ2 है, और ये क्या है आपका बीटा है। देखो ये बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये बीटा एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस θ2, यहां से θ2 निकालते हैं, θ2 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। क्या माना इसको हमने, इक्वेशन 2। देखो मैंने क्या कहा, ऑल रे लाइज क्या है, ऑल रे आज पैरा एक्सियल है, ये पैरा एक्सियल है, तो हमने कहा P डैश P के ऊपर होगा, P डैश P के ऊपर होगा, और θ1 एंड θ2 क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, θ1 एंड θ2 आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं, तो अल्फा बीटा एंड गामा आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, ये भी क्या होंगे आपके स्मॉल होंगे, ये कहीं यूज होगा आगे को, देखो ये भी क्या होंगे आपके बहुत स्मॉल होंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, एक पार्ट तो ये सॉल्व होगा। इस ट्रायंगल्स की बात, ट्रायंगल्स में tan अल्फा, सपोज ये हाइट क्या है हमारी h है, h है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर h अपान बेस u है, h अपान बेस क्या है माइनस, मैंने लिखा
एच अपॉन यू, ये देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको यू कहा। देखो tan अल्फा इक्वल टू यू एच अपॉन माइनस यू, tan बीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और बेस, तो एच अपॉन क्या हो जाएगा, ये बेस क्या है इसका आर है, tan गामा इज इक्वल टू एच अपॉन वी इस ट्रायंगल से। अब देखिए यहां पर ये अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे से हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा और इसको लिख सकते हैं बीटा, इसको लिख सकते हैं गामा। ठीक है, इसको अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्नेल्स रूल में, यहां पर आते हैं स्नेल्स लॉ। देखो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, μ1 इंटू साइन थीटा वंस, μ1 इंटू साइन थीटा वंस इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर होता है, यहाँ पर साइन थीटा 2 लिखा है। देखो थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल, इसको हमने दे दिए, इसको दे दिए, इसको इक्वेशंस x दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन x से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस x थीटा 1 एंड थीटा 2 वेरी स्मॉल हैं, तो μ1 इंटू थीटा 1 लिख सकते हैं। बहुत छोटे हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा 1 लिखेंगे, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा 2 लिखेंगे। कब, ये बहुत जब छोटे हैं तो μ1 और μ2 साइन, सॉरी इसको थीटा 2 लिख देते हैं। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, देखो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा, μ1 इंटू थीटा 1 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस μ2 की वैल्यू है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। देखो हम यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो वहां पर रख दिया इक्वेशन 1 और 2 से। देखो अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां से यहां चलते हैं, तो μ1 अल्फा की वैल्यू होती है आपके h अपॉन माइनस यू, प्लस बीटा की वैल्यू होती है h अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 है आपका, बीटा की वैल्यू है h अपॉन आर, माइनस गामा की वैल्यू है h अपॉन b। देखो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों ओर h कॉमन लेके कैंसिल आउट हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h से h कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ1 अपॉन r is equal to μ2 upon r माइनस μ2 upon v। इसको मैं इधर लेके आता हूं और इसको यहां लेके जाता हूं, तो ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो μ2 upon v माइनस μ1 upon u is equal to μ2 upon r माइनस μ1 upon r। तो यहां से क्या आ जाता है, μ2 upon v माइनस μ1 अपॉन u माइनस μ1 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये क्या होता है, जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तब ये कंडीशंस आती है। μ2 अपॉन v इज इक्वल माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ1 क्या है, जिससे रे क्या है, आ रही है। μ1 कैसा सरफेस है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिससे क्या है, रे आ रही है, और μ2 क्या है, जिसमें रे जा रही है। तो ये है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस या रिफ्रैक्शंस फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ये क्या है, ऐसे आपका रिफ्रैक्शन होता है।